नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस सीरीज का आखिरी कारोबारी हफ्ता, और इसके बाद हम देखेंगे कि सीरीज की एक्सपायरी भी होगी जून सीरीज की, और उस लिहाज से यह हफ्ता थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है बाजार के लिए। आज हफ्ते की शुरुआत देखें तो सबसे पहले अगर एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो काफी मिलीजुली शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी से थोड़े नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। 104 अंक नीचे इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। और अगर बाकी इंडाइसेस भी देखेंगे तो अगर जापान के बाजार को छोड़ दें, निकाई के बाजार को छोड़ दें, तो बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार भी आधा % से ज्यादा नीचे हैं। चीन के बाजार भी आधा % से ज़्यादा नीचे हैं। हांगकांग के बाजार 160 अंक नीचे हैं। और गिफ्ट निफ्टी की भी जो शुरुआत है वो 104 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रही है। अगर जापान के बाजार की बात करें तो यहाँ पर करीब 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत थोड़े नेगेटिव मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। और अन्य बाजारों पर भी नजर डालें तो यूएस मार्केट में भी हमने देखा शुक्रवार के दिन काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। डाउ जोन्स हल्के हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नास्डैक की बात करें तो वहां पर लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। एनवीडिया में लगातार दूसरे दिन गिरावट थी। और इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है, नोटिस करने वाली बात, कि एक शेयर की वजह से ही हम इतना बड़ा रिएक्शन ग्लोबल बाजारों में देख रहे हैं। जब एनवीडिया चलता है तो S&P 500 और नास्डैक में भी तेजी होती है, और जब एनवीडिया में लगातार गिरावट हम देख रहे हैं तो S&P 500 और नास्डैक में भी वहां पर भी दबाव इस वक्त देखने को मिला। तो काफी बड़ा वेटेज आ चुका है इस वक्त एनवीडिया का। और अन्य एआई और चिप कंपनियां जो है उनका काफी अच्छा खासा वेटेज आ चुका है। इस वजह से हमने देखा कि पिछले हफ्ते एनवीडिया का शेयर करीब 4% टूटा है, और उसी का असर हमने S&P 500 और नास्डैक में भी देखा। वहां पर भी कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा शुक्रवार को एक आंकड़े भी आते हैं, यूएस सर्विसेज PMI के आंकड़े आए जो कि 2 साल के ऊपरी स्तर पे थे। तो मजबूत आंकड़े आ रहे हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो भी आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं यूएस की तरफ से बहुत ही मिक्स्ड है। लेबर मार्केट कहीं पर स्लो डाउन यहाँ देखने को मिल रहा है, और कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सर्विसेज में सुधार देखने को मिल रहा है। तो काफी मिले जुले आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं यूएस की तरफ से, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा उतार चढ़ाव है। हालांकि एक रेंज में है, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वहां पर देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते शुक्रवार को पीसीई के आंकड़े आएंगे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। तो ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। इसके अलावा कुछ नतीजे भी आएंगे। फेडेक्स, माइक्रॉन और नाइकी अपने नतीजे घोषित करेगी, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अगर संकेत की बात करें तो अमेरिकी बाजार से थोड़े कमजोर संकेत दिखाई दे रहे हैं। यूरोप के बाजार भी तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। और यूएस बिजनेस एक्टिविटी के आंकड़े अभी तक जो आए हैं उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी आई, और जो तेजी आई इन दोनों में उसकी वजह से सोने में दबाव दिखा, और $23 के पास सोना कारोबार कर रहा है। कच्चा तेल शुक्रवार को जरूर यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुई। $84 के पास यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन ये कच्चे तेल के लिए लगातार दूसरा हफ्ता था जब बढ़त के साथ पॉजिटिव रिटर्न दिया कच्चे तेल में। यूएस में हम देख रहे हैं कि गैसोलीन कंजम्पशन बढ़ चुका है, 9.4 मिलियन प्रतिदिन अब पहुंच चुका है। और एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो कोविड के सत्र के टाइम के लेवल्स टच करते हुए नजर आ रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बढ़त थी। हालांकि रेंज वही है, 84-85 के पास ही कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये है इस वक्त के संकेत। बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर कमजोरी ही इस वक्त देखने को मिल रही है। भारतीय बाजारों के लिए जो संकेत है वो थोड़े नेगेटिव यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल बाजारों से संकेतों की बात करें तो एफआईएस और डीआईएस का भी अपडेट एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर भी कैश मार्केट की अगर बात करें तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, 1790 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली एफआईएस की तरफ से। वहीं कैश मार्केट में खरीदारी हुई है घरेलू निवेशकों की 1237 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 48 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी 1790 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो यहाँ पर भी बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। विदेशी निवेशकों की तरफ से ग्लोबल संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं। और हमने भारतीय बाजारों में भी शुक्रवार का दिन जब देखा
तो कमज़ोर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी 65 अंक नीचे बंद हुआ था और बैंक निफ्टी भी लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। दिन के निचले स्तर पे दोनों इंडाइसेस बंद हुए। तो आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की और दिन भर कहाँ नजर रखनी है आपको, ये समझ लेते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझाने के लिए हमारे साथ डिम्पी कावरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के अंदर थोड़ा साइडवेज होना लाजमी था। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि शुक्रवार का दिन है, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा और जो बहुत अच्छे गेन्स उसने पूरे वीक में कमाए हैं वो सभी को डाइजेस्ट करेगा। एग्जैक्टली कल मार्केट के अंदर वही हुआ। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे, हल्की हल्की गिरावट के साथ जाके बंद हुए और क्रिटिकल लेवल्स के आसपास जाके बंद हुए। आज आप काफी दिनों के बाद गैप डाउन वाली सिचुएशन देख पा रहे हैं, बट गैप डाउन होगा भी और कितना होगा ये भी डाउट है। मेरे को तो इस पर डाउट है। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट को यहाँ से थोड़ा और चलना है तो उसको थोड़ा पीछे आना होगा। जैसे मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि जो बार बार एनालिस्ट भी आपको बता रहे हैं कि आप खरीदारी तो करें बट किसी भी डिप में खरीदारी करें। वो डिप टिपिकली मार्केट के अंदर मिल नहीं रहा। हालांकि आप 23,500 से बाजार बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं गया और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 200-250 पॉइंट ही ऊपर जा चुका था, लेकिन वापस से 23,500 के आसपास की ही क्लोजिंग मिली थी हमको फ्राइडे के सेशन में। तो अगर ये आज थोड़ा फंसता है, यानी कि 23,500 का लेवल फंस जाता और ये नहीं आता आज के दिन सोमवार या मंगलवार, तो टिपिकली डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास का ये वीक है, आपको मालूम ही है। तो ये एक्सपायरी थोड़ा प्रेशर बना सकता है। थोड़ा अनवाइंडिंग भी हमको देखने को मिल रही है अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये थोड़ा प्रेशर बना सकता है। आपके मैं दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया एंट्री के लेवल बता देता हूँ। पहला है 23,200 से 300 वाली रेंज। आप चाहें तो यहाँ पे जिसको भी एंट्री करनी है, एक राउंड की एंट्री वापस से निफ्टी के अंदर कर सकता है, या फिर यहाँ पर आके अपने स्टॉप लॉसेस को जो तेजी वाले हैं उसको ट्रेल लगा के कटवा दे। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि 23,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाती है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल होगा जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें ना सिस्टम में चल रही है जिसका इम्पैक्ट अभी मार्केट में कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर टैक्सेशन F&O पे बढ़ती है, जिसको लेकर बहुत चर्चा है बाजार के अंदर, तो ये एक डैम्पनर होगा क्योंकि आपका 90% बिजनेस ही F&O से आ रहा है और उसमें भी रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल दोनों है। तो टैक्सेशन दोनों के ऊपर कैलकुलेट होगा, एक के ऊपर नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भी मार्केट के अंदर डिस्काउंट होना बाकी है, तो इसलिए ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन में रखें, शॉर्ट की भी ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन में रखें, क्योंकि मार्केट एक सीरियस बुल रन में है और इस बार के बजट को एक्सपेंशन वाला बजट बनाया जा रहा है, तो ये मार्केट को वैसे भी नीचे नहीं जाने देगा। 57% ऑलरेडी लॉन्ग है FI सिस्टम में, जो कि सबसे बड़े क्वांटम में है। 46% रिटेल के पास है, 41% DI के पास है। इनमें चेंजेस किसी तरह का नहीं हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को। तो ये भी एक पहला पॉइंट है बताने के लिए कि मार्केट थोड़ा साइडवेज को कंसोलिडेट करेगा और इस कंसोलिडेशन का या थोड़ा साइडवेज नीचे आने का आपको हल्का सा बेनिफिट लेना चाहिए। बेनिफिट ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। सेम विद बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट की वेट कीजिए, नीचे मिलेगी ज्यादा बेहतर होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो वेट है वो शायद धीरे धीरे करके अब खत्म कर देगा बाजार, कि आपको बाइंग और डिप करना है तो पहले डिप आने दे फिर बाय करें। तो मेरे को लग रहा है वो काफी हद तक आज या कल में वो मार्केट कंप्लीट कर देगा और सोम से मंगलवार का जो ट्रेंड होता है टिपिकली वही फेवर होता है। कॉल्स के प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज हुए हैं, तो इसके ऑप्शंस वाले ट्रेडर कृपा करके कॉल्स में सावधानी से काम करें। पुट्स के थोड़ा ज्यादा एबनॉर्मल टूटे हुए हैं, इसलिए पुट्स में एक स्पाइक आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ऑप्शंस वाले पुट वाले ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इस पूरे हफ्ते में एज कम्पेयर टू कॉल्स के। दूसरी बात यह है कि वैसे पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार ना तो महंगा है ना ही सस्ता है, फेयर वैल्यू पे है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ 1.05 पे है। रोल ओवर करीब 23% का है, जो कि भी कम है, और बैंक निफ्टी का रोल ओवर 30% है, जो भी कम है। हालांकि एक दो दिन में पिकअप हो जाएगा, बट हाँ, ये स्टार्टिंग रोल ओवर मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के रोल ओवर्स है और इसमें फार्मास्यूटिकल्स का रोल ओवर थोड़ा कम जा रहा है और साथ ही सीमेंट्स के रोल ओवर भी थोड़े कम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, पिछले 2 हफ्ते से जो डिप की हम बात कर रहे हैं वो अब दिख सकती है, तो खरीदारी करने के लिए अच्छे लेवल्स हैं। FIS की पोजीशन भी लॉन्ग पर है, एक बड़ा इवेंट भी हम की तरफ बढ़ रहे हैं, बजट आने वाला है, तो उसके पहले बड़ी गिरावट तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, इसलिए शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। बाजार में अगर कोई भी मौका मिल रहा है, जैसे आज जो डिप दिखाई दे रहा है उसमें खरीदारी के अच्छे मौके मिल रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के ट्रेड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए।
बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए, आज तो गैप डाउन ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं, कैसे ट्रेड लें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और अपने शेयर्स भी बताइए, किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे? सुप्रभात पूजा जी। अगर हम पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड देखें तो निफ्टी 270 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम जो एक्सपेक्टेड था वो आ नहीं पा रहा है निफ्टी में। और जैसा कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रही है कि आज निफ्टी 100 पॉइंट डाउन ओपन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अराउंड 23,380 से लेकर 23,400 के पास अगर मार्केट फिसलता है तो वो एक अच्छा बाय ऑन डिप की, वहां से हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। क्योंकि जो निफ्टी का सपोर्ट नजर आ रहा है वो 23,200 के आसपास आ रहा है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। और जब तक मार्केट उसके ऊपर रहता है तब तक हम वहां से एक पुल बैक मूव देख सकते हैं। हालांकि अपर लेवल पे 23,700 से लेकर 23,750 के पास एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे हमारे फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स भी आ रहे हैं। तो एक जब तक वहां पर हमें प्रॉपर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तब तक निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड ही करेगा, जिसमें हमारा सपोर्ट 23,200 रहेगा और जो अपर साइड के लेवल्स रहेंगे वो 23,750 के आसपास रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी काफी कई दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम पिछले वीक का कैंडल देखें तो वहां पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के ट्रेड के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से फिर हमें 500 से लेकर 700 पॉइंट के अपर लेवल्स बैंक निफ्टी शो कर सकता है। और डाउन साइड पे जो इसका सपोर्ट नजर आ रहा है वो 51,200 से लेकर 51,000 के आसपास आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी और मुझे बैंक निफ्टी आने वाले समय आउट परफॉर्म भी करती हुई नजर आ रही है। अभी हम बात कर लेते हैं कि सेक्टोरियल इंडाइसेस में मुझे निफ्टी मेटल में हल्की तेजी नजर आ रही है। तो उसी में से मेरा पहला रिकमेंडेशन है जो कि है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था मिडिल बैंड ऑफ बॉलिंगर का सपोर्ट लेते हुए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रहेगी। इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हमें बाय करके रखना है करंट लेवल्स पर, और इसमें जो हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है वो रहेगा 149 का और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 167 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर। इस स्टॉक ने डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है अपर लेवल्स पे और ये भी स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 540 लेवल्स के टारगेट को छू सकता है और हमें इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 480 का। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज। अपोलो में खरीदारी करके चल सकते हैं, अपोलो टायर में 540 के लक्ष्य के लिए, और स्टील पर भी तेजी करने की सलाह है 167 के टारगेट के लिए। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और आज कौन कौन सी अहम खबरें और ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट हैं बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो ओवर द वीकेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आए हैं और उसको हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहेगा अदानी पोर्ट्स। यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स की जो लास्ट फ्राइडे एडजस्टमेंट थी, अब जो है कंपनी सेंसेक्स में आ जाएगी और वही विप्रो को रिप्लेस करेगी। तो अभी वॉलेटिलिटी या वॉल्यूम्स में नई मूवमेंट आएगा, बट ऑफिशियली जो है सेंसेक्स में अदानी पोर्ट्स आ गया है। आज ब्लॉक डील हो सकती है कार ट्रेड टेक में, जहाँ पे 2 FIs लगभग 13% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 500 करोड़ रुपए का आता है। जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 4% डिस्काउंट पे है। ये दोनों एंटिटीज़ हाइडल इन्वेस्टमेंट और मैक्रिची इन्वेस्टमेंट्स, इनकी जो कंबाइंड स्टेक है 34% है, वो FI का जो है स्टेक घट के अब 21% हो जाएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड, गो डिजिट, GIC, ये सारे स्टॉक्स में जो है हमारी खबर पे मुहर भी लगी और एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। ओवर द वीकेंड GST की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो को इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो अब GST टैक्सेशन से जो है एग्जेम्प्ट हो गया है। तो यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। वही अगर हम थोड़ी नेगेटिव रिएक्शंस की बात करें तो 3-4 ऐसे खबर है और इसको ज़रूर नोट करिएगा। PSU बैंक्स और जो है और MF इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्पेशली कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यहाँ पे इनका तेलंगाना का एक्सपोजर ज़्यादा है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया एक फार्म लोन वेवर लगभग 2 लाख रुपए
हर फार्मर के जो है स्टेट में देखने मिली, तो थोड़ी प्रेशर जो है फाइनेंशियल्स में देखने मिल सकता है। और याद रखिए महाराष्ट्र का भी इलेक्शन साल के अंत में होने वाला है, तो अगर पॉपुलिज्म स्कीम्स पे फोकस रहेगा तो ये प्रेशर फाइनेंशियल सिस्टम स्पेशली पीएसयूज़ में पड़ने वाला है। सिप्ला की बात कर लेते तो यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। उनके गोवा की प्लांट को 6 ऑब्जर्वेशन आया यूएसएफडीए द्वारा, और याद रखिए इस प्लांट को ऑलरेडी वार्निंग लेटर पहले मिल चुका था। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च है, अब्रैक्सन करके उसको बोलते हैं दवाई को, तो उस दवाई के लॉन्च पे इम्पैक्ट जो है यूएस सेल्स में भी देखने मिल सकता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात कर लेते हैं, उन्होंने वित्त साल 2025 का गाइडेंस जो है वो घटा दिया है। ग्रॉस लोन बुक अब 25% पहले था, अब 20% कर दिया है। क्रेडिट कॉस्ट जो है 1.4 to 1.5% था, अब वो बढ़ गया है, यानी कि नेगेटिव होता है बैंक्स के लिए, वो 1.7% कर दिया है। और आरओई भी जो है अब जो है 20% कर दिया, पहले ही अनुमान 22% का था। तो 4 या 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में इन्होंने गाइडेंस कट कर दिया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को जो है सोलर हाइब्रिड पावर की जो है बड़ी प्रोजेक्ट आई है, CICC आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की भी बात कर लेते तो जून 26 को कंसिडर करेंगे फंड रेज के लिए। एक और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जो है फार्मा स्पेस से आ रहा है। लुपिन को वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड स्टेटस मिला है यूएसएफडीए कि उनके सॉमरसेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सॉमरसेट यूके की एक शहर है, और उस फैसिलिटी में इनको जो है आप कह सकते हैं वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड स्टेटस मिला है, यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है प्रोसेस या प्लांट में देखने मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट 5,000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं QIP के ज़रिए, और उनके जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है वहाँ पे भी मोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। MCX भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे कंपनी ने कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग कर दी है जो MD और CEO के पद पे फोकस में रहेंगे। ना ऑफकोर्स जो उनका जो ओवरहैंग था स्टॉक का जो उनके साथ सॉफ्टवेयर का था, वो भी अब जो है पिछले 2 क्वार्टर से वो भी सॉल्व हो चुका है। टाटा स्टील भी फोकस में रहेगा, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है यहाँ पे। उनके जो UK के वर्कर्स हैं वो अपनी एक्शन जो है स्ट्राइक शुरू करने वाले हैं 8 जुलाई से। लगभग 1500 टाटा के वर्कर्स रहेंगे जो इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे, यूनियन का कहना है। तो ऑफकोर्स सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और आखिर में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने लगभग 13,600 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को ऑन कर दिया है क्लीन पावर को लेकर। अब ये 2 स्टेट्स के लिए है, राजस्थान और कर्नाटक। तो बहुत सारे जो बेनिफिशियरी होते हैं, ऑफकोर्स पावर ग्रिड तो है ही, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, KP ग्रीन एनर्जी, बेजल प्रोजेक्ट्स, अपार इंडस्ट्रीज, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इनको भी बेनिफिट देखने मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी अहम खबरें हैं। आज अदानी पर नज़र रखिए। सेंसेक्स में आज बदलाव होगा जिसमें कि अदानी पोर्ट्स अब शामिल हो रही है। विप्रो की जगह कंपनी एंट्री लेने जा रही है। कार ट्रेड में ब्लॉक डील होगी। फार्मा स्टॉक्स के लिए नेगेटिव खबर आ रही है। ल्यूपिन सिप्ला, इस पर नज़र रखिए। सरकारी बैंकों के लिए नेगेटिव खबर है, यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और इसके अलावा टाटा स्टील, इस स्टॉक के लिए भी अहम खबर है, यहाँ पर भी फोकस रहेगा। तो ये कुछ अहम खबरें हैं आज के लिए, इस पर नज़र रखिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ तो गौरव जुड़ चुके हैं अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। इसमें आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं TBO टेक के साथ, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे कभी इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 1970 रुपीज़ का, जो कि 20% से भी एक ज़्यादा अपसाइड ऑफर करता है। उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। उसके अलावा फ्रैगमेंटेड टोटल मार्केट जो है वो एड्रेसेबल मार्केट है, वो जो है वो फ्रैगमेंटेड है कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम कोई पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी को असेट लाइट मॉडल है। इसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव पे चलता है, और इसी के चलते हुए स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आखिर में उनका मानना ये भी है कि कंपनी का जो इंडिया बिजनेस है वो जो ग्रोथ है वो एफ्लुएंट इंडिया के साथ साथ कर सकता है, और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो TBO टेक के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं हैवेल्स की, जहाँ पे जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि आगे जाके लॉयड के मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर कंपनी ने एड स्पेंड्स पे थोड़ा कंट्रोल किया तो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कॉस्ट सेविंग पे भी अगर फोकस किया तो। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY24 की, तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग B2B मार्जिन जो है हमें और डिमांड जो है देखने को मिली थी, बट आगे जाके जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थे वो केबल में हमें देखने को मिली थी FY24 में। आगे जाके उनका मानना है कि जो न्यू कैपेसिटी आने वाली है जो कि जून 25 में कमीशन होगी, उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है, और इसीलिए फिलहाल के लिए उन्होंने होल्ड रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। और आखिर में बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कहीं पे एड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 6,735 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। 8% का एक ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है पेशेंट वॉल्यूम के ऊपर। इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो रिटेल में कहीं पे एक रिटेल हेल्थ केयर का अच्छा प्रोडक्ट
लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है अपोलो हेल्थको के साथ, और इसी के साथ साथ जो रिसेंट मर्जर है कीमेड के साथ वो एक राइट डायरेक्शन में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसी के चलते हुए पूरे हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल जो है वो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक प्रेफर्ड पिक भी रह सकता है। और इसी के चलते हुए उन्होंने अभी एड रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस भी बरकरार रखा है कंपनी के लिए। तो आगे जाके ये सब कंपनीज़ पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज़ पे हमें देखने को मिल रहा है। राइट बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अपोलो हॉस्पिटल पर खास करके नज़र रखिए, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। आज कोटक की भी कवरेज आई है और कुछ दिन पहले कोटक माफ़ कीजिएगा यूबीएस की भी यहाँ पर रिपोर्ट आई थी। और हॉस्पिटल स्पेस को लेकर, स्पेशली अपोलो हॉस्पिटल को लेकर ये रिपोर्ट्स, ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए और बाकी सारे अपडेट भी अभी गौरव आपको दे रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। यहाँ पर मौके कहाँ हैं बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा। रवि जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को। बताइए, सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड लें? जरूर से गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा हाई लेवल से प्रेशर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा आया था। हालांकि लग रहा है कि पर्टिकुलर गोल्ड अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है, तो आई थिंक वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहिए। लास्ट जो करेक्शन था आई थिंक एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 71,400 के करीब गोल्ड के अगस्त फ्यूचर में बाय करे। स्टॉप लॉस 71,100 का लगा है और टारगेट 70,000 का होगा। एक लिमिटेड अपसाइड के लिए वहां पे मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग रहेगा। हालांकि मेटल्स में थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम है, तो हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस पे सिल्वर में आता हुआ दिख सकते हैं। बट आज के लिए अगर बुलियन में ट्रेड लेना है तो गोल्ड एक बेटर प्लेस है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय करना। 990 अंकों की लगभग की गिरावट थी, तो अभी अच्छे मौके हैं एंट्री लेने के लिए। आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और बेस मेटल्स में रवि क्या करें? मेटल्स में ट्रेंड मिक्स है। हाई लेवल पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि लगातार चाइना अपने रिफॉर्म्स के बावजूद भी ट्रेल कर रहा है। एल्यूमिनियम के अलावा मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सेलिंग रहेगा। एल्यूमिनियम में अगर 230 के करीब मिलता है बाय करे। जुलाई एक्सपायरी एंड 227 के स्टॉप लॉस के साथ 235 के टारगेट के लिए। हालांकि जिंक में बेचना है। 258 के करीब क्लोज हुआ था जुलाई एक्सपायरी, बेचे उसको। स्टॉप लॉस ऑफ 260, 252 का टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है सलाह बेस मेटल्स पर आपके लिए। एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है यहाँ पर तेज़ी करने के लिए, खरीदारी करके चलिए 235 के टारगेट के लिए। रवि, आपसे एक सवाल नेचुरल गैस पर भी होगा। हल्की बढ़त के साथ कारोबार दिखा था हमें शुक्रवार के दिन 238 के आसपास। क्या करना चाहिए, यहाँ से खरीदारी करके चलें? जब से आज 1 से 1.5% का एक गैप डाउन इंडिकेशन मिल रहा है। हालांकि अगर जुलाई के लेवल एडजस्ट करे तो अराउंड 234, 235 के लेवल के करीब नेचुरल गैस ओपन हो सकता है। खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 230 का लगाए और 246 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 246 के लेवल्स आ सकते हैं। 226 के पास थोड़ा गिरावट के साथ यहाँ पर शुरुआत हो सकती है नेचुरल गैस में। यहाँ पर भी तेज़ी के मौके, नेचुरल गैस में तेज़ी करके चलिए और एल्यूमिनियम और गोल्ड में भी तेज़ी करने की सलाह आज रवि जी की तरफ से। रवि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।